जैसा कि हम लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, लोक प्रशासन का जो अर्थ है वह लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला संगठन लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन विधि और कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। या लोक प्रशासन वे सभी कार्य आते हैं या वे सभी कृत्य हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना है अथवा क्रियान्वयन करवाना है। इस दृष्टि से आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का भूमिका क्या है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवन। आज हम चर्चा करते हैं आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। जैसा कि लोक प्रशासन है वह आधुनिक राज्य का अनिवार्य अंग है या तत्व कहा जा सकता है। कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट। इसलिए आधुनिक राज्य का कार्यक्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया। उसे काफ़ी नियोजित ढंग से कार्य करना पड़ रहा है। आधुनिक राज्य के विस्तृत कार्यों योजनाओं की पूर्ति के लिए सुसंगठित, विशाल और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता भी बढ़ गई। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य के उदय ने पुराने जो नियामकीय या निषेधात्मक जो कार्य थे, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को गौण बना दिया है। फलतः लोक प्रशासन या परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन का दायित्व बहुत बड़ा हो गया है और उसके आकार विशाल हो गया है और जनजीवन पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ने लगा। लोक प्रशासन का जो महत्व है उसको हम किस प्रकार से इंगित कर सकते हैं, या लोक प्रशासन का जो महत्व है वह किस प्रकार से विस्तृत होता जा रहा है। लोक प्रशासन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। विगत शताब्दियों में पुलिस राज्य माना जाता था। लोक प्रशासन एक कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, जिसे हम निषेधात्मक कार्य कह सकते हैं, उसका कार्य क्षेत्र सीमित था। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, न्याय करना इत्यादि कार्य क्षेत्र सीमित थे। जिसे निषेधात्मक आपको ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, वो निषेधात्मक कार्य कहलाते हैं। इसलिए बीसवीं शताब्दी के पश्चात जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसके साथ राज्य की प्रकृति में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज पुलिस जो राज्य है कि निषेधात्मक अवधारणा के स्थान पर जन कल्याणकारी राज्य ने या सकारात्मक अवधारणा ने जन्म लिया है। जन कल्याणकारी यानी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का जो कार्य करे वह जन कल्याणकारी अवधारणा है, वह सकारात्मक अवधारणा है, न कि निषेधात्मक अवधारणा। जैसा कि कार्य क्षेत्र पुलिस राज्य या पुरानी जो लोक प्रशासन है उसका पुलिस राज्य का कार्य क्षेत्र या निषेधात्मक जो कार्य हैं वो सीमित थे। निषेधात्मक कानून व्यवस्था का काम करना है, न्याय प्रदान करना है, शांति व्यवस्था है, संपत्ति की रक्षा है, वैध समझौतों को लागू करना है, यानी आपको ये करना है, ये नहीं करना, वो नकारात्मक दृष्टिकोण है या निषेधात्मक कार्य है। उसके स्थान पर लोक प्रशासन के महत्व ने जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को, सकारात्मक अवधारणा को जन्म दिया। उस सकारात्मक अवधारणा में व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का जो कार्य करेगा वह लोक प्रशासन, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। इस प्रकार से वर्तमान जो राज्यों के कार्यों में जो लगातार वृद्धि होती जा रही है और हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्य की क्रियाओं से प्रभावित नहीं हो, और राज्य की समस्त क्रियाओं और गतिविधियों का क्रियान्वयन है, वह संचालन है, वह लोक प्रशासन के द्वारा संपन्न किया जाता है। अतः राज्य के बढ़ते दायित्व और गतिविधियों के साथ साथ लोक प्रशासन का जो महत्व है
वह भी बढ़ता जा रहा है। और आधुनिक राज्य, वर्तमान जो राज्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य को पूरा करने के लिए उसका जो स्वरूप है वह प्रशासकीय राज्य के रूप में परिणित हो रहा है, यानी पूरा कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रशासकीय राज्य की अवधारणा जो हम आधुनिक राज्य तक, वो जो मॉडर्न स्टेट है वो प्रशासकीय राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रशासन झूले से लेकर कब्र तक साथ देता है, यानी बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत उसको प्रशासन द्वारा सुविधाएं मिलती हैं। किंतु एक कदम इससे पहले भी हम प्रशासकीय राज्य के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जच्चा बच्चा कार्ड बनता है, स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से उसकी देखरेख की जाती है, उसके बाद में उसका जन्म होता है, यानी झूले से पहले भी माता के गर्भ से उसको प्रशासकीय सुविधाएं मिलने लग जाती हैं, सहायता मिलने लग जाती है, प्रशासकीय राज्य अपना काम करने लग जाता है। इसलिए जन्म से पूर्व भी और मृत्यु पर्यंत, कब्र तक ही नहीं, मृत्यु के पश्चात उसका कोई व्यक्ति अक्षम है, कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, उसकी दाह संस्कार नहीं कर सकती, तो हमारी जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उसका दाह संस्कार इत्यादि जो भी कर्म है मृत्यु पश्चात भी कार्य करेंगे। इसलिए झूले से लेकर जो कब्र तक पुरानी जो अवधारणा है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव की अवधारणा से लेकर जन्म से पूर्व है, और जन्म के मृत्यु के पर्यंत भी, मृत्यु के पश्चात भी प्रशासकीय राज्य है वह उसके प्रत्येक व्यक्ति के जो प्रत्येक जीवन के क्षेत्र के जो प्रत्येक व्यक्ति के मोड़ हैं, प्रत्येक मोड़ हैं, उसमें लोक प्रशासन से कहीं ना कहीं वह अछूता नहीं रहता, यानी लोक प्रशासन उससे जुड़ा हुआ। इसलिए लोक प्रशासन में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बेरोजगारी, अभाव, प्राकृतिक संकट, महामारी इत्यादि के प्रकोप के समय नागरिकों की सहायता के लिए लोक प्रशासन, अभी जो लोक प्रशासन का जो महत्वपूर्ण है, कोविड-19 कोरोना महामारी, वैश्विक जो महामारी है, इसमें जो प्रशासकीय जो भूमिका रही वो महत्वपूर्ण रही, अद्भुत रही। इतना बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करना और सबको मास्क पहना देना और इस तरह से वातावरण पैदा कर देना जिससे कि सब व्यक्ति को इस वैश्विक महामारी से खतरा महसूस हो, उसे भय हो और उसके कारण वह मास्क का, 2 गज दूरी का पालन करे, ये एक प्रशासकीय राज्य की अवधारणा है या प्रशासकीय राज्य की भूमिका है, जिससे व्यक्ति आज भी हम इतनी बड़ी संख्या में इस वैश्विक महामारी से बचे हुए हैं। ये एक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य की नीतियों को क्रियान्वयन करने का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर होता है। राज्य की नीतियां चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, किंतु उसके परिणाम तभी अच्छे निकल सकते हैं जब उन्होंने कुशलता पूर्वक सत्यनिष्ठा से लागू किया जाए, उसका क्रियान्वयन का सफल संचालन हो। और यह सफल संचालन कुशल प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान के बिना नहीं धरातल पे आ सकता, वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। सरकार एक आकार है जिसमें प्रशासन एक चित्रकार की भांति रंग भरता है, उसको उपयोगी, प्रभावशाली बनाता है। प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व है, सरकार के हाथ, पैर और चक्षु हैं, सरकार की सफलता का रहस्य है। दूषित प्रशासन सरकार के लिए राजरोग से कम नहीं होता। कभी प्रशासनिक व्यवस्था अदक्षता, अयोग्यता के विरुद्ध विस्फोट हो सकता है और सरकार की व्यवस्था धराशायी हो सकती है। इसलिए वर्तमान युग को प्रशासकीय राज्य का युग कहा गया है। और प्रशासकीय राज्य के युग के लिए डिमोक के जो शब्दों में जो वर्णन है, या डिमोक ने जो अपने शब्दों के अनुसार जो कहा है कि प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है। प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है, क्योंकि जो सेवाएं उसे मिलती हैं, जो कर वह देता है, और जिन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वो करता है, प्रशासक के सफल और असफल कार्यकरण पर निर्भर करता है। आधुनिक युग की बहुत सी महत्वपूर्ण गहन सामाजिक समस्याएं, जैसे स्वतंत्रता और संगठन के में समन्वय कैसे हो,
प्रशासन के नौकरशाही क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती है। यही कारण है कि लोक प्रशासन राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन का मुख्य विषय बन गया है। लोक प्रशासन राज्य के अंतर्गत स्तरीयकारी तत्व है, स्थिर तत्व है, स्थापित तत्व है। राज्य और समाज को स्थिरता एवं व्यवस्था प्रदान करता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सरकारें प्राय बदलती रहती हैं, परंतु प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण के लिए भारत में चौथे आम चुनाव के समय उपरांत कई राज्यों में मिलीजुली सरकारें बनी। दल बदल के कारण राज्यों की सरकारों में आए दिन परिवर्तन के बावजूद भी राज्य के प्रशासन में व्यवस्था और स्थिरता बनी रही। और प्रशासन तो वह स्थूल और संगठित वस्तु है जिसे फ्रांस जैसी भयंकर राज्य क्रांति भी नहीं ला सकी। ये पहला अनुभव था देश में 1967 में। उसके उपरांत 1990 के पश्चात और 21वीं सदी में तो एक तरह से जो अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की जो सरकार चलाई विभिन्न दलों की, उसके पश्चात एक गठबंधन का दौर शुरू हुआ। और आज भी गठबंधन की सरकारें एनडीए यूपीए दो धड़ों में बटी हुई हैं और सरकारें अपने अपने गठबंधन के धर्म से जुड़ी होने के कारण अपना अपना कार्य करें। हालांकि एनडीए में वर्तमान में भाजपा के पास बहुमत है, किंतु उसके पश्चात भी एनडीए का सरकार के साथ साझा कार्यक्रम निर्धारण है और उसके एनडीए गठबंधन की सरकार चलती है। किंतु उस समय 1967 में ये पहला अनुभव। कहने का तात्पर्य है कि प्रशासन, चाहे सरकारें कैसी भी हो, सरकार कैसी भी परिवर्तन हो, किंतु प्रशासन स्थिर रहता है। प्रशासन का जो स्वरूप है वो स्थिर रहेगा। इसलिए प्रशासन हमेशा अपना कार्य करता है। इसके पश्चात नियोजित विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसमें आर्थिक विकास की दिशा और गति के अर्थशास्त्र के अंधे नियमों के अनुगामी न बनकर राज्य के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्षत विक्षत राष्ट्रों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि नियोजित विकास न केवल संभव है वरन आधुनिक युग में अनिवार्य है। नव स्वतंत्र राष्ट्र जो थर्ड वर्ल्ड कहा है, जन सामान्य की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। नियोजित विकास, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आपने योजना आयोग के माध्यम से कार्य किया, जो आजकल नीति आयोग उसका महत्वपूर्ण स्थान है। और नीति आयोग की भी जगह ये कह सकते हैं पीएमओ ने पूरी जो संस्थाएं हैं उनको एकीकृत कर सारी शक्ति का केंद्र बिंदु इस समय पीएमओ। एक समय इंदिरा गांधी के ज़माने में पीएमओ महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में भी जब जब प्रधानमंत्री शक्तिशाली हुआ है, पीएमओ शक्तिशाली हुआ है। इसलिए जो नियोजित विकास है, आज नीति आयोग के द्वारा नियोजन की विभिन्न योजनाएं चलती हैं। इसका तात्पर्य है कि प्रशासन का दायरा केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहकर जनजीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत है। कृषि विस्तार व वस्तुओं का आदान प्रदान का है, विपणन का है, सिंचाई है, लोक निर्माण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी कुछ राज्यों के द्वारा संचालित है। स्वयं उद्योग भी, विशेषकर भारी उद्योग, उद्योगपतियों के एकाधिकार क्षेत्र में न रहकर सरकारी क्षेत्र में लोक उपक्रम हैं को सरकार के द्वारा संचालित या प्रशासकीय संचालन प्रशासन के द्वारा संचालित किया जाता है। सरकार की जो मूल नीतियों से बहुत गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं बच सकते। अतः इस प्रकार से जन सामान्य के दैनिक जीवन में ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो प्रशासन तंत्र का प्रभाव न पड़े। इसलिए आधुनिक युग में लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार संशोधन का एक महान अभियान या साधन है। सामाजिक परिवर्तनों का नियोजन और व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने का भार देश के लोक प्रशासन के कंधों पर है।
तो हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी बीमारी है, दूर करने के लिए राज्य दृढ़ संकल्प है। नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में अमल में लाने के लिए, समाजवादी समाज के निर्माण और लोक कल्याणकारी आदर्श को यथार्थ रूप में परिवर्तन करने के लिए राज्य कटिबद्ध है। और राज्य कटिबद्ध है तो प्रशासन भी कटिबद्ध है। प्रशासन उन नीतियों को, उन परिवर्तनों को क्रियान्वयन करने का साधन है। अतः लोक प्रशासन इन कार्यों में असफल होता है तो उसका भयंकर विकल्प केवल हिंसा ही होती है। वास्तव में राज्य की क्रियाओं की सफलता असफलता लोक प्रशासन पर निर्भर करती है। जैसा कि डोनहम है, उन्होंने बताया कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। यानी यदि हमारी सभ्यता, संस्कृति कहीं नष्ट होने दिखती है या असफल होती तो उसका मुख्यतः कारण प्रशासन है। यानी उस समय का प्रशासन कमजोर रहा है, इसलिए पतन हुआ है उस व्यवस्था का। इसलिए प्रशासन का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स ए बेयर्ड ने इसी प्रशासन के महत्व को इंगित किया है, जिसमें बताया गया है कि प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं होता। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सके। ये चार्ल्स ए बेयर्ड ने बताया है कि प्रशासन के जो विषय हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सकें। यानी ऐसा कुशल प्रशासकीय दर्शन, प्रशासकीय व्यवहार और विज्ञान और व्यवहार या दर्शन मूल तत्व है प्रशासकीय। इन तत्वों के आधार पर प्रशासन काम करेगा, उसका विकास कर सके, तभी सभ्य समाज की हम कल्पना परिणित रूप में देख सकते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी बताया कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं है, वरन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया। हरमन फाइनर ने भी इस प्रकार से व्यक्त किया है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, उसके मंत्रीगण भी कितने योग्य हों, पर बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। यानी कुशल प्रशासक सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत विक्षत हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अगर प्रशासन अकुशल है तो राज्य है वह क्षत विक्षत हो जाएगा। कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र आधार अवलंब है और जिसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत विक्षत हो जाएगा। संक्षिप्त में ग्लेडन ने अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया है कि लोक प्रशासन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः वर्तमान युग में वह अति आवश्यक हो गया है। यानी हम चाहें न चाहें, आधुनिक युग में लोक प्रशासन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बन गया है। यदि हम ये अनुभव कर सकते हैं कि इसका विस्तार अधिक हो रहा है तो हमें इसका क्षेत्र सीमित करने के लिए इसका अध्ययन करना पड़ेगा, और यदि हम सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक समझते हैं तो भी हम इसका अध्ययन इस दृष्टि से आवश्यक है कि यह अपने उद्देश्यों को क्षमतापूर्वक पूरा कर सके और उससे अधिक उसका विस्तार न हो। लोकतंत्र में लोक प्रशासन प्रत्येक नागरिक अध्ययन, चिंतन और मनन का विषय है। भले ही वह छात्र हो, मजदूर हो, विचारक हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी व्यक्ति उत्तम जीवन बिताना चाहते हैं। इससे लोक प्रशासन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः वर्तमान युग में यह अति आवश्यक हो गया। इसलिए लोक प्रशासन है, उसका महत्व है, चाहे हम स्वास्थ्य प्रशासन के रूप में बहुत कम
मिनिमम शुल्क के आधार पर 5 रुपये का 10 रुपये का एक कार्ड बनकर हम डॉक्टर को दिखाते हैं। हम शांतिपूर्वक सोते हैं, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करता है। यानी प्रशासन जागता है और जनता सोती है। अगर प्रशासन सो जाएगा तो जनता को जागना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुलिस प्रशासन है, लोक निर्माण विभाग है, बिजली विभाग है, जल विभाग है, इनके द्वारा हमारे को जो महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, उसका एक अपना महत्व है। और लोक प्रशासन है वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होते हुए वह इतना आत्मसात कर चुका है कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर अलग हो गया तो प्रशासन या शासन या सभ्य जीवन का जो एक व्यवस्था है वो क्षत विक्षत हो जाएगी, या सभ्य जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लोक प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोकतंत्र में लोक प्रशासन, लोकतंत्रात्मक प्रणाली से संबंधित निम्न विशेषताएं हैं, जैसा कि जन इच्छा का सम्मान। लोकतंत्र में प्रशासन जनता का सेवक है, न कि मालिक। प्रशासन जनता के लिए है, न कि जनता प्रशासन के लिए। प्रशासन के लिए आवश्यक है कि वह जन इच्छा का सम्मान करे। इसलिए प्रशासन को जनसंपर्क का एक व्यापक जाल बिछाना होगा। दूसरा है उत्तरदायित्व। लोकतंत्र में प्रशासन को लोकमत के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। संसदीय संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन को सतत उत्तरदायी बनाया जाता है। तीसरा है प्रचार एवं प्रसार। लोकतंत्र में प्रशासकीय निर्णय गुप्त नहीं रखे जाते। प्रशासकीय निर्णयों की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करवाई जाती है। स्वतंत्र प्रेस, विरोधी दल, संगठित लोकमत की प्रतिक्रियाओं में सरकारी निर्णयों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। सरकारी नीतियों की जनता की आलोचनाओं के लिए खुली रहती है। इसलिए प्रचार प्रसार को लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जनसहयोग, लोकतंत्र में जनता प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाती है। जनता के प्रतिनिधियों को सलाहकार समितियों, बोर्डों में स्थान प्रदान कर संगठित हित समूह के माध्यम से सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी ये इंगित करती है कि प्रशासन जनता के दृष्टिकोण को समझने का इच्छुक है। इसलिए जनसहयोग लोकतंत्र में, लोक प्रशासन में आवश्यक है। स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, लोकतंत्र में प्रशासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता। उसे अनेक संवैधानिक और संस्थागत नियंत्रणों में काम करना होता है, और उस पर भी न्यायपालिका और विधायिका नियंत्रण रहता है। जन विचारों के प्रति प्रतिक्रिया, लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्व को निभाते समय केवल जवाबदेहिता पर आधारित न रहे, क्योंकि इसी में सीमित होने पर वह कानून के पालन को अधिक ध्यान रखेगा, फलस्वरूप नकारात्मक हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक प्रशासन की भावनाओं को अनुभव करेगा, उसका हाथ हमेशा जनता की नाड़ियों पर होगा। वह एक मनोवैज्ञानिक की भांति जनता के चेहरे का अध्ययन लगातार करता रहे। प्रशासन अपने जनता से भिन्न न समझे। पंडित नेहरू के शब्दों में, सेवाएं धीरे धीरे ये सोचना बंद करें बाकी जनता से अलग हैं, एक श्रेष्ठ गुट के रूप में है, ऐसा नेहरू जी ने बताया। किंतु उसको जन विचारों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया का ध्यान रखना, उनके सम्मान करना चाहिए। अगला है विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक प्रशासन यथासंभव विकेंद्रित होना चाहिए, जिसके निर्णय जनता के नज़दीक किए जा सके, यानी अनेक स्तरों पर जनप्रतिनिधियों का साथ लिया जा सके। यानी ग्राम और नगर में जो स्थानीय जो प्रशासन है वह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे प्रशासन गाँव की ओर, प्रशासन शहरों की संग जाता है। ऐसे प्रशासन में नौकरशाही से संबंधित अनेक बुराइयां कम हो जाती हैं। आज गांव में नौकरशाही का इतना बोलबाला नहीं है।
नगर में फिर भी नगर पालिका में थोड़ा नौकरशाही देखने को मिलती है, फिर भी पार्षदों के द्वारा उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यानी विकेंद्रित प्रशासन में नौकरशाही का बोलबाला कम हो जाता है, वह जनता के ज़्यादा नज़दीक हैं, जनतांत्रिक दृष्टिकोण से ठीक हैं। प्रशासन का प्रजातांत्रिक ढांचा, जैसा कि प्रोफेसर पॉल एच एपलबी जो यहाँ सरकार के अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में भारत में आए थे, तो उनका ये मानना है कि सरकार को लोकतांत्रिक बनाना है तो नौकरशाही को भी विस्तृत रूप से प्रतिनिधिक बनना चाहिए। संक्षेप में लोक प्रशासन सेवक की भूमिका अदा करे। प्रशासन का ध्येय सार्वजनिक हित हो, प्रशासन की महान सृजनात्मक भूमिका हो। लोकतंत्र में प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। लोकतंत्र में प्रशासन एकमात्र कसौटी है कि वह नागरिक के लिए क्या कर सकता है। प्रशासन अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक और संपूर्ण समाज के उत्थान का साधन है। अभी तक नागरिकों के हितों की अपेक्षा राज्य के हित को अधिक महत्व दिया रहा है। लोक प्रशासन का मुख्य भाग प्रशासन रहा है, लोक नहीं है। अतः प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिक संतुष्टि की पूर्ति करना हो गया है, जबकि लोक प्रशासन जनता पर केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार से विकासशील देशों में जो लोक प्रशासन प्रमुख समस्याएं हैं, विकासशील देशों से उन राज्यों से अभिप्राय है जो थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, जिन पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक का शासन है, यानी किसी अन्य देश का शासन औपनिवेशिक शासन रहा है, जिनका शोषण हुआ है, वो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात जो थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जो नवोदित देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, उनको विकासशील देश कहा गया। उन विकासशील देशों का जो व्यवस्थाएं हैं, जिनका राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हुआ, इनकी राजनीतिक व्यवस्था निर्माण की प्रक्रिया है। इन देशों में गुटनिरपेक्ष और तीसरी दुनिया के देश भी कहे गए हैं। विकासशील देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, घाना, मोरक्को, मिस्र इत्यादि देशों के नाम से सम्मिलित हैं। ये देश जिन्होंने पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया और जिन्होंने राजतंत्र की पुरानी शासन प्रणाली या सामंतशाही जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध झंडा बुलंद किया और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बगावत की, आज भी ये देश अनेक राजनीतिक संकटों से ग्रस्त हैं और इनकी शासन प्रणाली निश्चित का स्वरूप है वो निश्चित नहीं हो पाया है, किंतु ये विकासशील श्रेणी देशों में आई जाती। इनका जो प्रमुख समस्या है इन देशों में, वह पहली समस्या है प्रशासनिक समस्याओं का अभाव, प्रशासनिक संरचना का अभाव। विकासशील राज्यों में समुचित प्रशासनिक संरचना का विकास नहीं हो पाया। जहां एक ओर शासन के कार्यों में वृद्धि हुई है, वहां दूसरी ओर इन देशों में उन कार्यों के संपादन हेतु आवश्यक प्रशासनिक संस्थाओं और संगठन का निर्माण नहीं हो पा रहा। इन देशों में लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, किंतु उनको तुष्ट करने के लिए प्रशासनिक साधनों का अनुपात में निर्माण नहीं हो पा रहा। इसलिए प्रशासनिक संरचना का जो कमी है या अभाव है वो देखा जा सकता है इन राष्ट्रों में। फिर इन राष्ट्रों में जनसंख्या का विस्फोट भी बहुत, जितने संसाधन हैं उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए भी प्रशासनिक संरचना का अभाव देखा है। और इन देशों में अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर भी बढ़ रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो निजीकरण की ओर भी ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अब इतनी बड़ी जनसंख्या में सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करवा सकता। प्रशासनिक संरचना का इन देशों में अभाव है, इसलिए वर्तमान में
जो प्रशासनिक संरचना है उसके बजाय एक पीपीपी मोड के द्वारा या प्राइवेट जो एक तरह से पब्लिक प्राइवेट जो गठजोड़ है उसके आधार पर सुविधाएं मुहैया पीपीपी मोड पे सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबंध पटुता की कमी। विकासशील देशों में योग्यता गुणों के आधार पर कार्मिक प्रशासन का निर्माण नहीं हो पाया। आज भी अनेक देश हैं जहां समुचित नागरिक सेवा का अभाव है। इन देशों की समस्याएं भयंकर हैं। उनके निराकरण के लिए आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में पटु प्रबंधकों की आवश्यकता है, अच्छे प्रबंधकों की आवश्यकता। किंतु पिछड़ेपन और शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ वैज्ञानिकों, अर्थवेताओं और विशेष प्रशासकों की कमी खटकती रहती है। भारत इस दृष्टि से भाग्यशाली है जिन्होंने अपना एक प्रबंध के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में अपना कार्य निरंतर बढ़ाया है। फिर भी मैनेजमेंट की कमी इन विकासशील देशों में प्रमुख रूप से देखी जाती है। व्यावसायिक मानकों का अभाव। अधिकांश विकासशील राज्यों में पश्चिमी शासन संस्थाएं नागरिक प्रशासन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये संभव है कि संस्थाओं और प्रणालियों का आयात किया जाए, किंतु उनके संचालन के लिए व्यक्ति के में देश काल और भिन्न वातावरण के अनुसार दृष्टिकोण, उचित व्यावसायिक मानकों का विकास करना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। इन देशों का इतिहास दर्शाता है कि यहाँ नागरिक सेवा की निरंकुशतावादी और नौकरशाही की वृत्ति की परंपरा रही है। वर्तमान में देश में लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई गई है, जबकि इनकी नागरिक सेवा में अब भी अलोकतांत्रिक मनोवृत्ति वाले प्रशासक भरे पड़े हैं। लोकतंत्र का एक वातावरण है कि प्रशासक अपने आप को जनता का सेवक समझे, न कि मालिक समझे। अतः प्रशासकों की अभिव्यक्तियों में बदलाव लाना विकासशील देशों में महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रशासन आज भी अपने विशिष्ट परीक्षा पास करके आता है, एक वातावरण में रहता है, उनको सिखाया जाता है। एक अंग्रेज़ों के समय की जो एक व्यवस्था है प्रशासकीय, उसको जन सामान्य के लिए समझने के में न समझे, इस दृष्टिकोण से कुछ अलग से डेकोरम या नवाचार किए जाते हैं। इसलिए व्यावसायिक जो मानक हैं उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। अगला है प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव। राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ प्रशासकीय नेतृत्व का विकास आवश्यक है। राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में प्रशासकीय नेतृत्व ही देश को स्थिरता प्रदान करता है, किंतु अधिकांश विकासशील देशों में प्रशासकीय नेतृत्व का निर्माण नहीं हो पाया। राजनीतिक अस्थिरता को संभालने की सामर्थ्य प्रशासकों में अभी भी नहीं पनप पाई है, क्योंकि वो अपने आप को विशिष्ट जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए ये असफल होते हैं। और प्रशासन भ्रष्टाचार, बेईमानी, जोड़तोड़ और लाल फीताशाही में लिप्त होता जा रहा है। इन देशों में प्रशासकों में न आत्मविश्वास है न जन कल्याण के प्रति निष्ठा है, इसलिए ये जन कल्याण से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए जनता से जुड़े हुए नहीं होने के कारण प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव इनमें देखा जा सकता है। अगला है प्रशासकीय नैतिकता का अभाव। विकासशील देशों में या थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्रों में अधिकांश आर्थिक कार्यों के संचालन का दायित्व प्रशासन पर ही रहता है। अशिक्षित जनता नीति निर्माण और निर्णय लेने की क्रियाओं में बहुत ही कम भाग लेती है। परिणाम स्वरूप शासक वर्ग नीतियों का क्रियान्वयन इस ढंग से करते हैं कि उनकी क्षुद्र न्यूनतम स्वार्थों की पूर्ति हो सके। पावर ऑफ लस्ट यानी शक्ति प्रेम इस बात का अवसर देता है कि इसे धारण करने वाला व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर सके। उचित प्रतिबंधों के अभाव में इन देशों में लोक प्रशासन इस शक्ति का प्रयोग समाज कल्याण की अपेक्षा व्यक्तिगत प्राप्तियों के लिए करता है। इस प्रकार से नवोदित या थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र में लोक प्रशासन में करप्शन एक गंभीर समस्या बन गई। अगला है प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अभाव। औपनिवेशिक राज्य में इसकी समाप्ति के पश्चात इन नवोदित राष्ट्रों में प्रशासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, यह अपेक्षा की गई थी।
स्वतंत्रता के पश्चात इन देशों में प्रशासक वर्ग जनता के प्रति उत्तर है, किंतु अधिकांश विकासशील देशों में लोकमत का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही की मनोवृत्ति वाला प्रशासन तंत्र विकसित हो रहा है। अगला है विशिष्ट सेवाओं का अभाव। वर्तमान में सामान्य प्रशासक की तुलना में विशेषज्ञ प्रशासक की अधिक उपयोगिता है, किंतु विकासशील देशों में नागरिक सेवाओं में दक्ष और तकनीकी दृष्टि से पारंगत और प्रशिक्षित प्रशासकों का अभाव परिलक्षित होता है। एक आधारभूत प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों में विद्यमान प्रशासन तंत्र विकास कार्यक्रमों में के एक सफल क्रियान्वयन के लिए समुचित और सक्षम अस्त्र है। इन प्रशासन तंत्रों की प्रकृति ही ऐसी है कि उनके विकास कार्य सफलता से किया ही नहीं जा सकता। राजनीतिक नेताओं ने कहा कि हमारी नीतियों का कारगर ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता। बहुत बार बार विवाद आता है कि फलाना हमारा सचिव है, मंत्री बार बार कहते हैं कि ठीक ढंग से हमारा कार्य नहीं कर पा रहा, उसको हमारी नीतियों को कारगर ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा, जनता से या जनता के प्रति उत्तरदायी या संवेदनशील नहीं है नौकरशाह। तो कहीं ना कहीं नौकरशाही आज भी प्रशासन या जन सामान्य की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है और संवेदनशीलता का अभाव देखा जा सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात जो इन विकासशील देशों की जो समस्याएं रही हैं वह लोक प्रशासन में एक चुनौती है। यानी भारत में वर्तमान में जो लोक प्रशासन में नवीन जो चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं उसमें प्रथम है जन आक्रोश और हिंसा की बढ़ती प्रवृत्तियां, जिसके कारण शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक चुनौती बनती जा रही है और समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब गुर्जर आंदोलन, पटरी पे बैठ जाना, इस तरह की कानून व्यवस्था को धत्ता बताकर और सरकार कुछ नहीं कर पाती। इस तरह से ये जन आक्रोश और हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति है वह लोक प्रशासन में एक चुनौती बनी हुई है। दूसरा है इन विकासशील देशों में पूंजी लगाने के उपरांत आज भी क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन बना हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब अपूर्व आर्थिक प्रगति की है अन्य राज्यों की तुलना में। अन्य राज्य जो पिछड़े राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इनका इतना विकास नहीं हुआ जितना इन राज्यों का हुआ। तीसरा है भारत में जगह जगह समृद्ध इलाकों के आसपास गरीबी के छोटे छोटे टुकड़े, पॉकेट ऑफ पॉवर्टी एमिडिस्ट प्लेंटी देखने को आसानी से मिल जाती है। झुग्गी झोंपड़ियों की जो स्लम्स बस्तियां हैं उनके रूप में, तो उनका शहरों के आसपास बिखरे ग्रामीण इलाकों के जो निवासी हैं वो का जीवन गरीबी रेखा और अभाव में आज भी जीती जागती तस्वीर को प्रस्तुत करता है। और पिछड़े वर्ग और जनजातियों का जीवन स्तर घटिया किस्म का बना हुआ है। इससे समाज में तनाव बढ़ने की संभावना रहती है और समाज की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। चौथा है विभाजनकारी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। सांस्कृतिक भाषावाद, उपराष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, अलग झंडा, अलग कर्नाटक में भाषा के नाम पे, जम्मू कश्मीर में 370-35 से जो समाप्त हो गई है उसके विरुद्ध में दोबारा झंडा करना। हमारा तिरंगा जब भी उठा सकते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है उन्होंने कहा कि हम तिरंगा जब भी उठा सकते हैं जब हमारा जम्मू कश्मीर का स्वयं का झंडा हो। ये इस तरह की जो समस्याएं लोकतंत्र में बनी हुई हैं वो प्रशासन के लिए भी एक चुनौती हैं कानून व्यवस्था शांति स्थापित करने के लिए। भ्रष्टाचार की समस्या इन देशों में निरंतर गंभीर स्थिति में है। आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप प्रशासन के कार्यों में वृद्धि, गांवों की अशिक्षित जनता, छोटे छोटे कार्यों के लिए पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, जिले के अधिकारियों की तरफ देखना, खेती के लिए खाद लेना,
सहकारी बैंकों से खेती के लिए कर्ज, पटवारी से भूमि संबंधी कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, सिंचाई, बिजली की सुविधाएं जो बिना रिश्वत दिए आसानी से कार्य नहीं होता। और छठवां है कि हमारे नागरिक सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों में एक झूठा अहम आज भी समाया हुआ है कि वह जनता के स्वामी हैं, न कि सेवक हैं। स्वाधीनता के बाद भी नौकरशाही देश की जनता में अपना तारतम्य स्थापित नहीं कर सकी। इस प्रकार से सातवां जो चुनौती बनी हुई है वो अयंगर और मुखर्जी के अनुमान के अनुसार भारत में राष्ट्रीय आय का लगभग 25% से ऊपर 10% लोगों के पास चला जाता है, जबकि नीचे के 20% लोगों को राष्ट्रीय आय का कुल 8.5% भाग ही मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 17% राष्ट्रीय आय ऊपर के और 5% लोगों के पास पहुंच जाती है, जबकि नीचे के 20% लोगों को केवल 7% ही मिल पाता है। इस प्रकार शहरों में भी इस प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 10% भवन संपत्ति पर स्वामित्व के रखने वाले परिवार के पास 57% भवन संपत्ति केंद्रित हैं, जबकि नीचे के 10% ऐसे परिवार हैं जिनके पास केवल 1% भवन संपत्ति का स्वामित्व है। इसलिए इन विकासशील देशों में जो गरीबी, अभाव और रोगों से स्वयं से मुक्त करके अपने आम नागरिक सुख समृद्धि को सामान्य स्तर पर लाने के लिए जीतोड़ प्रयत्न कर रहा है, लोक प्रशासन का केंद्रीय महत्व है। लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साधन या यंत्र के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। इसलिए विभिन्न योजनाएं, समन्वित ग्रामीण विकास की योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके प्रशासकीय पहलुओं को पूर्णतः न समझ लिया जाए। वर्तमान भारत में विघटनकारी प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में प्रशासन का राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय एकीकरण का एक सशक्त यंत्र है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो महत्व है वह आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। निष्कर्षतः हम लोक प्रशासन का महत्व केवल लोक कल्याणकारी या लोकतंत्रात्मक राज्यों में नहीं बल्कि समाजवादी राज्यों में भी समान रूप से देखने को मिलता है। राज्य की प्रकृति चाहे जो कुछ भी हो, चाहे उसके कार्य उत्तरदायित्व अधिक बढ़े हुए हों, केवल आंतरिक शांति और स्थापना और बाहरी आक्रमणों की रक्षा करना नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं का विकास करना उसकी जिम्मेदारी है। संक्षेप में राज्य के बढ़ते उत्तरदायित्व और बदलती परिस्थिति के कारण सभी देशों में लोक प्रशासन समान रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। इसलिए लोक प्रशासन के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ठीक दार्शनिक ने कहा है कि हम लोक प्रशासन की जो कल्पना है वो सभ्य जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। यानी प्रशासनिक व्यवस्था के बिना न शासन, न प्रशासन या न सभ्य जीवन की हम कल्पना। इसलिए लोक प्रशासन सुदृढ़ होगा, जनता के प्रति संवेदनशील होगा, जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा, लोक नीति को क्रियान्वयन करेगा, तो एक अच्छा सभ्य और अच्छे नागरिक जीवन को हम जी सकते हैं या नागरिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए लोक प्रशासन का महत्व है जीवन के चहुं ओर और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। जैसा कि मैंने बताया था, जन्म से पूर्व जच्चा और बच्चा को जो सुविधाएं जन्म माता के गर्भ में हैं तब से सुविधा मिलने के पश्चात मृत्यु पर्यंत भी, जिनके पास कफन काटी का साधन नहीं है, उसको मृत्यु के पश्चात भी जो दाह संस्कार के कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाए। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब शिक्षा लेता बच्चा पैदा होता है, झूले में आता है, सार्वजनिक पार्कों में जो उसे सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा है, स्कूल प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, स्वास्थ्य है, जल है, बिजली है, पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए प्रशासनिक कदम हैं। इसलिए प्रशासन है वो प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग करते हुए मानवीय जीवन को सुखद और संपन्न बनाता है। आज के लिए इतना ही महत्व है। धन्यवाद।